नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हट चुका है ईवीएम पर विश्वास। इसी विषय पर आज हम करने जा रहे हैं चर्चा। और इसकी खास वजह है ईवीएम पर अविश्वास। राजनीतिक दल तो हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन ईवीएम पर अविश्वास को लेकर जो गंभीरता दिखलानी चाहिए, उसमें कथनी और करनी का फर्क रहा है। देश की कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ऐसी नहीं है और अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां भी ईवीएम पर सवाल उठा चुकी हैं। सबसे पहले ईवीएम पर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया था। बाद में कांग्रेस ने भी उठाया, दूसरी पार्टियों ने भी उठाया। लेकिन हम इस विषय को फिर से क्यों उठा रहे हैं? एक वजह यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ईवीएम को लेकर बात हो रही है, अविश्वास प्रकट किए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि ईवीएम मशीनों को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर इंदौर से आ रही है, ये जहां बहुत सारे मशीनों को इंदौर से बेंगलुरु, संभवतः मैं शहर भूल रहा हूं, साउथ में भेजा जा रहा है। ये खबर आई, हालांकि उसको कहा गया कि ये खराब है और यूज नहीं हुआ है इस वजह से, लेकिन ये तुरंत चुनाव के बाद की एक्टिविटीज है, इसलिए। दूसरी बात है कि एक ताजा खबर में अगर हम देखें तो रघुराम राजन जी ने भी सवाल उठाया है। एक और ये कि 16 दिसंबर को डॉक्टर उदित राज, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ईवीएम हटाने के लिए आपातकाल बैठक बुलाई है। आपातकालीन बैठक, ईवीएम हटाओ, 16 दिसंबर को 2 बजे दिन में 192 नॉर्थ एवेन्यू, एमपी फ्लैट, नई दिल्ली। ये उन्होंने सबको अपील की है। इसके बाद ताजा मामला है कि सबूतों के साथ 50 वकीलों ने ठकठकाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। और नरेंद्र मिश्रा, जो इस पूरी मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल में, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा। मैंने भी आज की एक स्नैपशॉट आपको लगा दी है, ताकि जो ताजा बात है वो बता सकूं कि या तो शनिवार को या फिर अगले दिन, 1-2 दिन में इसकी लिस्टिंग होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग होगी तो भी ये बड़ी बात है। और इसका आधार है कि 15,000 शिकायतें जो है चुनाव आयोग के पास थी, इसके बावजूद इसका निपटारा किए बगैर चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए। तो इसको चुनौती दी जा रही है। इसी तरीके से मामले और भी बहुत सारे हैं जिसको लेकर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये खबर देखिए। ये मनीष तिवारी जी ने इसको ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए मनीष तिवारी, आप जानते हैं कि कांग्रेस के सांसद हैं लोकसभा से। वो बात कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को से चुनाव कराने पर रोक लगा दी है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जो कभी भारत ही हुआ करता था, हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद स्वतंत्र हुआ भारत की मदद से। उस बांग्लादेश की सुप्रीम अदालत ने ईवीएम को मना कर दिया है। ये हालांकि अप्रैल की घटना है, लेकिन मनीष तिवारी, जो बड़े वकील भी हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया है। ये सारी घटना ये बता रही है कि भारत में भी ईवीएम को बैन किए जाने की आवश्यकता है, बैन किए जाने की जरूरत है।
हम आपको शिवराज सिंह चौहान जी का एक वक्तव्य सुना रहे हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने कहा कि हारने के बाद तो कांग्रेस ऐसा बोलती ही रहती है। अगर ईवीएम का ही प्रयोग हुआ तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस कैसे जीत गई, तेलंगाना में कैसे जीत गई और कर्नाटक में कैसे जीत गई। इसका जवाब रघुराम राजन जी ने दिया है ट्वीट के माध्यम से, आपको दिखाना चाहता पूरे हूं। नहीं किए तो जनता ने बदला लिया है। धन्यवाद। ये मैं फिर से सुनाना चाहता हूं। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम की गड़बड़ी थी तो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए। वो तो पहले से ही कहने लगे थे, पता चल गया कब हारेंगे तो ईवीएम ईवीएम ईवीएम। ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है। उन्हें मध्य प्रदेश का सत्यानाश किया, पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में। जनता ने उनको नकारा है। उन्हें जनता के साथ छल किया, धोखा किया, कर्जा माफ सहित कई वादे किए थे, पूरे नहीं किए तो जनता ने बदला लिया है। धन्यवाद। अब यहां देखिए रघुराम राजन क्या कह रहे हैं कि ये लॉजिक नहीं माना जा सकता। एक चोर हर घर में थोड़ी चोरी करता है। इस बारे में हम आश्वस्त नहीं है कि ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन अपोजिशन का जो साइलेंस है वो भी अस्पष्ट है। लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए तो कोई भी मशीन 100% फुल प्रूफ नहीं होती। ये बात कौन कह रहे हैं? रघुराम राजन भाई, पूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक के हिंदुस्तान के, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के हर तरह से सवाल उठ रहे हैं। मैं और भी आपको कुछ विषय पर बात करना चाहूंगा, बारी बारी से बात करना चाहूंगा। अब देखिए, एक विषय वायर में छपी खबर है कि वीवीपैट मशीन जो कि 2018 के बाद से इस्तेमाल हुई, उसमें 1/3 ईवीएम मशीन डिफेक्टिव पाई गई। 1/3 ईवीएम मशीन डिफेक्टिव पाए जाने का मतलब आप समझते हैं? 1/3 मशीन। इसका पूरा किस्सा क्या है? ये 2019 का आम चुनाव हुआ, तब भी देश ने यही माना कि पुलवामा के कारण बदल गया है, पुलवामा के कारण सीन बदल गया, बीजेपी सत्ता में आई, राष्ट्रवाद और धर्म का कॉकटेल हुआ और रिजल्ट लेकर बीजेपी आई। लेकिन चुनाव से ठीक पहले तक किसी भी पोल में, किसी भी एग्जिट पोल में, अब ऐसे तो इतने सारे एग्जिट पोल हैं तो कोई एक सही हो जाए वो अलग बात है। वो अगर कोई एक सही भी हुआ तो स्टेट वाइज सही नहीं हुआ, उसके कुछ फिगर नेशनल मिल गए, लेकिन ज्यादातर पोल्स जो हैं, एग्जिट पोल्स फेल हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को अपने दम पर 303 सीटें और पूरे कुनबे के साथ 323 सीटें आ रही हैं, लेकिन वो हुआ। अब ये बात पता चल रही है कि वीवीपैट का मतलब आप समझते हैं ना, कि जब हम कहीं वोट देते हैं तो उसकी पर्ची जो निकलती है कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को वोट पड़ा है, उसका वो प्रमाण होता है। ये सभी मशीनों में लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि तब चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारे पास समय कम है और हम सब में लागू नहीं कर सकते, हम हर विधानसभा में चुनिंदा बूथों पर इसको लागू कर सकते हैं। और प्रतीकात्मक तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ और 17 लाख 70 करीब 17.5 लाख वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हुई। अब उन 17.5 लाख मशीनों की बात मैं कर रहा हूं, उनमें से पता चल रहा है कि 6.5 लाख वीवीपैट मशीन खराब निकले हैं। वो मशीन जो 2019 में इस्तेमाल हुए थे। अब इसका मतलब समझिए, मशीन खराब निकला या कि ये मिसमैच हुआ। यहां समझिए, मशीन खराब निकलने पर जब हम बोलते हैं कि मशीनें खराब निकली,
तो हम सारा दोष मशीन पर डाल रहे होते हैं। लेकिन मशीन खराब निकलने का मतलब क्या? मतलब जिसको वोट पड़ा उसी को वो नहीं बता रहा है, कुछ और बता रहा है, यानी मिसमैच कर रहा है, यानी वीवीपैट अपना मकसद सही मकसद में पूरा नहीं हो रहा है। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि ईवीएम मशीनें बदल दी गई, तो वीवीपैट कहां से सही होगा? ये भी इसका दूसरा मतलब है। बिना इन्वेस्टिगेशन के इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते जो दूसरा मतलब हम बता रहे हैं। लेकिन पहला मतलब भी लें तो 17.5 लाख में से 6.5 लाख मशीनें, 37% मशीनें अगर खराब हैं तो चुनाव परिणाम क्यों नहीं 300 पार जाएंगे बीजेपी के पक्ष में? 37% वोट बढ़ गए, 50% सीट का फायदा हो गया। जो बीजेपी 170 जिसको नहीं लोग आंक रहे थे कि 170 नहीं आएगा बीजेपी को, उसको 300 पार कर गया। तो जाहिर बात है कि 37% वीवीपैट जो खराब निकले हैं वो इस बात की तस्दीक करती है कि हम जैसे विश्लेषक तब भी सही थे, हम जैसे विश्लेषकों को गलत साबित करने का काम ये ईवीएम की चोरी ने, वीवीपैट की खराबी ने साबित कर दिया है कि हम विश्लेषक ही सही थे। दरअसल पूरे चुनाव का अपहरण हुआ था। इसको थोड़ा और विस्तार से हम बताना चाहते हैं और थोड़ा करीब ला करके हम इसको दिखाना और बताना चाहते हैं। यह खबर नीतू जैन ने लिखी थी। 6.5 लाख वीवीपैट मशीन्स डिफेक्टिव पाए गए। ये ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बारे में ये बताया था कि डिफेक्टिव है और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको वापस भेजा कि इसको रेक्टिफाई कीजिए, डिफेक्ट्स को कम दूर कीजिए। और M3 जनरेशन की ये मशीनें आई थी 2018 में। उसके बाद इसको 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। 17.4 लाख, मैं राउंड फिगर में 17.5 लाख कह रहा था, 17.4 लाख वीवीपैट जिसको लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। और असेंबली, उसी समय जो विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे उसमें भी एक साथ इसका इस्तेमाल हुआ। और इसका मतलब है कि 37% जो वीवीपैट है वो खराब निकले, डिफेक्टिव निकले। मैं एक और इसके बाद और जो महत्वपूर्ण बात धीरे धीरे चर्चा कर रहा हूं कि क्यों ईवीएम जो है इसको हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि देश अब इस पर अविश्वास कर रहा है, लोग अविश्वास कर रहे हैं, पूरी चुनाव प्रणाली अविश्वसनीय होकर रह गई है। 5 साल में एक बार हमें वोट देने का मौका मिलता है और वो वोट भी अगर हम जिसको देना चाहते हैं उसके बजाय कहीं और चला जा रहा है, तो फिर इस वोटिंग राइट का मतलब क्या है? आम नागरिकों का अधिकार छीना जा रहा है। उस गलत तरीके से सरकार बन रही है, एक नहीं अनेकानेक सरकारें बनी हैं, गलत तरीके से बनी है। और कहा जाता है कि वहां कांग्रेस क्यों जीत गई, वहां वो क्यों जीत गया। बहुत सही रघुराम राजन ने कहा, चोर क्या हर घर में चोरी करता है? चोर क्या हर घर में चोरी करता है? वह चुनिंदा तरीके से चोरी करता है, जहां चोरी करना चाहिए वहां चोरी करता है। इसके बाद मैं आना चाहता हूं एक और महत्वपूर्ण बात पर, वो है ईवीएम हैकिंग करने का दावा करते थे हरिप्रसाद। हरिप्रसाद दक्षिण से आते हैं, तेलुगु देशम से भी जुड़े टेक्नोक्रेट हैं। इन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि हम ईवीएम हैक करके दिखा देंगे। और आपको याद होगा जब चुनाव आयोग ने हैकेथलॉन बनाया था तब ये भी गए थे वहां उसको दिखाने के लिए कि हमारी टीम या हम हैक कर सकते हैं। जब चुनाव आयोग के सामने ये हैक करने लगे तो इनको अपना पूरा काम करने नहीं दिया गया। कहा गया कि मशीन आप खोल देंगे तो हमारा जो मशीन बनाने वाली कंपनी है उसके साथ में पेटेंट का करार टूट जाएगा, हम मशीन खोलने नहीं देंगे।
तब इन्होंने कहा जब मशीन में हाथ लगाने नहीं देंगे, तो जब मशीन में हाथ ही नहीं लगाने देंगे तो हम हैक करके दिखाएंगे कैसे? मशीन में हाथ लगाने दीजिए, हम हैक करके दिखाएंगे। लेकिन उनको उनका काम पूरा करने नहीं दिया गया। बाद में हरिप्रसाद ने कहा कि इस पूरे जो वाकया हुआ मेरे साथ, मैं जो बोल रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग अगर होती तो बहुत अच्छा होता। हम जो दावा चुनाव आयोग करता है, हम हैकिंग करके दिखाएंगे और सारी चीजों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि हरिकृष्ण प्रसाद आंध्र प्रदेश सरकार में तकनीकी सलाहकार रहे हैं। ये थोड़ी पुरानी खबर है, इसलिए हैं करके लिखा हुआ है। इसके अलावा वो नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। 2010 में सुर्खियों में आए जब उन पर कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने और ईवीएम चुराने के आरोप लगे। ये सारी बातें मैं आपको कह भी चुका हूं, लेकिन हरिप्रसाद का स्टेटमेंट कोट करता हूं अंतिम पैराग्राफ में। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसके लिए एक रसीद होनी चाहिए, तभी हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका दुरुपयोग नहीं हुआ है। इसी खबर को हम फिर से आगे बताना चाहते हैं कि हरिप्रसाद 2009 से ईवीएम के मुद्दे पर सक्रिय रहे। 2009 से वो इलेक्शन वॉच के संयोजक वीवी राव को तकनीकी सहायता दे चुके हैं, और ये वीवी राव हैं जिन्होंने ईवीएम के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक ले गए। और चुनाव आयोग ने सितंबर 2009 में ईवीएम हैक करने के लिए सबको आमंत्रित किया, जिस बारे में हमने आपको बताया। ये सारी खबरें बीबीसी में छपी हुई हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं पुरानी खबर है, लेकिन आज के समय में मौजूद है, इसलिए इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। अब इसको मैं थोड़ा सामने से दिखाना चाहता हूं कि ये क्या है। हरिप्रसाद का उस समय कहना था कि आयोग ने उनको पूरा काम करने नहीं दिया। इस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग जारी कराने की उन्होंने अपील की थी, और इसी में बीवी राव का कहना है कि हमारे काम में बाधा डालने के लिए भारत का चुनाव आयोग खोखली दलील लेकर आया था कि ईवीएम खोलने से ईसीआईएल के पेटेंट का उल्लंघन होगा। ईसीआईएल जहां से ईवीएम मशीनें बनकर आती हैं। 2010 में महाराष्ट्र से ईवीएम चुराने का आरोप हरिप्रसाद पर लगाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये भी बहुत अजीबोगरीब है, इसको थोड़ा मैं समझाता हूं, टेक्स्ट पढ़ने से नहीं होगा। कि हरिप्रसाद ईवीएम मशीन से को हैक किया जा सकता है, ये बात साबित करना चाहते थे। वो इलेक्शन कमीशन ने उनको ये साबित करने दिया नहीं, बहाना बना दिया कि पेटेंट टूट जाएगा अगर आप ईवीएम को छुएंगे। तब हरिप्रसाद ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु चैनल में ईवीएम को हैक करके दिखाया कि कैसे हैक कर सकते हैं। हम बटन किसी को भी दबाएंगे और वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान को जाएगा। ये उन्होंने करके दिखाया। अब जो करके दिखाया तो मशीन कहीं से तो इंतजाम करना था। इन्होंने महाराष्ट्र में किसी से एक मशीन का इंतजाम किया, बस सरकार को मौका मिल गया। अब हरिप्रसाद पर ईवीएम की चोरी का आरोप लगा दिया गया कि आपने ईवीएम की चोरी की है, और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। तकनीकी रूप से यह सही हो सकता है, इन्होंने किन्हीं से मांगा होगा, और ये चूंकि सरकारी चीज है तो ये पास आने से उसको चोरी बता करके कर दिया गया। इसी काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने हरिप्रसाद को सम्मानित किया, अवार्ड दिया। वो भी हम आपको बताना चाहते हैं कि 12 मई 2010 को महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से शिकायत की थी और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और गिरफ्तार किया गया था। 2009 में, ये पूरी घटना को याद करते हैं, हरिप्रसाद बताते हैं कि 2009 में हमने ईवीएम से संबंधित 50 सवालों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईवीएम पर अपनी पहली याचिका के दौरान
हरिप्रसाद ने हमें तकनीकी सहायता मुहैया कराई। क्षमा कीजिए, ये स्टेटमेंट वीवी राव का है। वीवी राव ने कहा था कि हमने कैसे हरिप्रसाद से मदद ली थी। अब कुछ अन्य विशेषज्ञों ने, विदेशी विशेषज्ञों ने हरिप्रसाद के साथ काम किया है। हम एक तेलुगु चैनल पर ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है इसका लाइव कर रहे थे। ये ईवीएम महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने हमें मुहैया कराई थी। इस मामले में बाद में हरिप्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई। ये सारी बातें बीवी राव के हवाले से। हालांकि हरिप्रसाद को 2010 में इसी मुद्दे पर सैन फ्रांसिस्को की संस्था इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ने उन्हें पायनियर पुरस्कार से सम्मानित किया। अब ये बात देखिए कितनी महत्वपूर्ण है कि विदेश में सम्मानित हो रहे हैं, विदेश में सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन अपने देश में उनको जेल भेजा जा रहा है। इतने बड़े टैलेंट को हम जेल भेज रहे हैं, जो कि साबित करके दिखा रहा है कि ईवीएम को हैक कर सकते हैं। हम एक बटन दबाएंगे, कोई भी बटन दबाएंगे, किसी एक ही पार्टी को वोट जाएगा। ये टीवी में दिखा रहा है। तो इस प्रतिभा को अपमान करते हुए हम जेल में डाल रहे हैं और विदेश की संस्था हरिप्रसाद को सम्मानित कर रही है। तो ये बात ऐसी नहीं है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। ईवीएम को हैक करके दिखाया जा चुका है, साबित तो हो चुका है। हरिप्रसाद प्रमाण है और 2010 में ऐसा किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद आज तक ये चुनाव आयोग एक ही रट लगाता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। 6.5 लाख वीवीपैट खराब है, डिफेक्टिव निकल गए, तो उसको डिफेक्टिव वर्ड बोल दिया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि ये डिफेक्टिव, ये बात कह नहीं रहा है कि यही डिफेक्टिव वीवीपैट 2019 में इस्तेमाल किए गए थे। तो चुनाव परिणाम सही कैसे हुए जब वीवीपैट जो इस्तेमाल हुए वो डिफेक्टिव थे 37%? तो इसका मतलब है कि 37% तो मिनिमम चुनाव नतीजे गलत हुए होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं एक और खबर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये देखिए, दैनिक भास्कर में छपी खबर है, हाल की खबर है, हाल की नहीं, सॉरी, 7 साल पहले की खबर है। 7 साल पहले ग्वालियर के भिंड में अटेरा नामक विधानसभा क्षेत्र में की ये खबर है कि वहां ईवीएम के 2 अलग अलग बटन दबाए तो प्रिंट हुआ कमल का फूल। मीडिया से एसईओ बोली छापा तो थाने भिजवा दूंगी। ये खबर सारे अखबारों में छपी थी 7 साल पहले। लेकिन जानते हैं मसला क्या है? मसला यह है कि वहां कांग्रेस जीत गई थी। उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीत गई थी। अभी मैं पूरी खबर पर आऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस चूंकि कांग्रेस जीत गई, वहां कांग्रेस के नेता हुआ करते थे सत्यदेव कटारे, उनके बेटे हेमंत कटारे चुनाव लड़ रहे थे। अब कांग्रेस जीत गई तो हेमंत कटारे और पूरी कांग्रेस ने सोचा अब क्या जरूरत है मामला उठाने की, जबकि वहां जिला निर्वाची पदाधिकारी डेमो दे रही थी और डेमो देने के दौरान ये सबके सामने ये बात सामने आई कि वो जिस किसी बटन को दबा रही थी, वोट पर्ची जो निकल रही थी कमल का निकल रहा था। अगर इस एक मामले पर भी कांग्रेस ने बवाल किया होता, हंगामा खड़ा किया होता, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होता कि हम जीत गए हैं तो बात नहीं उठाएंगे, तब आज दृश्य अलग होते। यानी ये 7 साल पहले भी ऐसा हो चुका है कि डेमो में जिला निर्वाची पदाधिकारी डेमो दे रहा है, वोट आप किसी को डाल रहे हो और परिणाम किसी और के पक्ष में, पर्ची किसी एक ही के पक्ष में बार बार निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ा लूप होल्स है। इसको हम चाहेंगे कि थोड़ा बड़ा करके आपको पढ़ के भी बता दें ताकि बात समझ में आए। देखिए उसमें क्या था, प्रदेश में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के अटेर असेंबली बाई इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन था, उसकी तैयारी का जायजा लेने पहुंची थी चीफ इलेक्शन ऑफिसर सीईओ सलीना सिंह।
जब इसी ईवीएम के दो अलग अलग बटन दबाए तो वीवीपैट से कमल के निशान का पर्ची पर सत्यदेव का नाम और कमल का फूल छपा था। फिर से कोई दूसरा बटन दबाया, इस पर भी कमल का फूल छपा था। हालांकि तीसरी बार जब एक नंबर का बटन दबाया तो पंजा निकला। तो आप समझ रहे हैं, ये घटना सारे अखबारों में प्रकाशित हुई थी, सारे अखबारों में प्रकाशित हुई। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस ने बस एक सीट का मुंह छोड़ दिया होता, इस मुद्दे को अगर उठाया गया होता, उस समय से लेके आगे बढ़ाया गया होता, तो आज बात इतनी दूर तलक नहीं जाती। लेकिन चलिए, राजनीति इसी को कहते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं इस खबर को, देखिए ये खबर क्या है, एबीपी पर छपी खबर है कि ईवीएम कंट्रोल यूनिट चोरी हो गई है। 8 दिन के बाद भी इसका पता नहीं चला उस खबर को। यानी मूल खबर हम नहीं दिखा रहे हैं, इसका फॉलो अप खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान एक अजीब चोरी का मामला सामने आया, जिसमें अतिरिक्त चुनावी सामग्री ही चोरी हो गई। यानी ये है कि इलेक्शन कमीशन बैकअप में बहुत सारी चुनाव सामग्री रखता है, तो उसी में जो चुनाव सामग्री की चोरी होने का ये मामला था। तो चोरी होना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन इसका पता क्यों लगाए जब चोर मतलब कोई अधिकृत आदमी ही हो, तो पता लगाने की क्या जरूरत है। देखिए, ये पूरी खबर थी कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी ताकत लगा दी, कलेक्टर परिसर से लेके संदिग्ध सबको मकान का सबको खंगाल डाला, लेकिन पता नहीं चला। 25 नवंबर की सुबह ये अतिरिक्त सामग्री के तौर पर 2 ईवीएम, 2 कंट्रोल यूनिट, 2 वीवीपैट दी गई थी। इसमें कंट्रोल यूनिट जो है वो गायब हो गई। अब ये राजस्थान का मामला, जोधपुर का मामला, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि गड़बड़ी की गई है। अब गड़बड़ी हुई है, की गई है कि हुई है अलग बात है, फिलहाल हम हुई है लेके चलते हैं। एक और खबर देखते हैं। ये खबर पहले भी आप लोग सुन चुके हैं। 19 लाख ईवीएम का पता नहीं है, 19 से ज्यादा और 20 से कम, लगभग 20 लाख ईवीएम है, इसका पता नहीं है। और आरटीआई आधारित अदालती मामले का खुलासा हुआ। इसको थोड़ा सा, इसकी चर्चा तो बहुत होती है कि कहाँ गए 19 लाख ईवीएम, कहाँ गए 19 लाख ईवीएम, लेकिन इस खबर को थोड़ा समझिए कि खबर क्या थी। थोड़ा लंबा हो रहा है डिस्कशन, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए कि ये खबर क्या थी कि बीईएल और ईसीआईएल ये ईवीएम की आपूर्ति करती है और चुनाव आयोग का जो है उसको पूरा विवरण प्रदान करती है। तो जो रिपोर्ट है इस बारे में, उसमें क्या कहा गया कि लगभग 15 साल की अवधि में ईसीआई को 9,64,270 ईवीएम नहीं मिले हैं जो बीईएल के पास हैं। इलेक्शन ऑफ कमीशन को 9,64,270 ईवीएम नहीं मिले 15 साल में, और 9,29,949 ईवीएम वितरित की गई, जिनकी ईसीआईएल ने पुष्टि की। ये आंकड़ा है कि ईसीआईएल जहां ईवीएम बनता है उसने 9,29,949 ईवीएम बांटे, और बीईएल एक और संस्था है जहां ईवीएम बनता है, उसने भी चुनाव आयोग को 9,64,270 ईवीएम दिए। तो ये दोनों ईवीएम को तो दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने फ्रंटलाइन को भेजे गए जो उत्तर में 9 मई को, यानी जिस साल ये खबर प्रकाशित हुई, 9 मई को ये बताया गया कि इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि आरटीआई आधारित सार्वजनिक बॉम्बे हाईकोर्ट में रुचि याचिका इस बात की ओर इशारा करती है कि 20 लाख ईवीएम जिनकी निर्माता आपूर्ति करने की पुष्टि करते हैं चुनाव आयोग के पास से गायब है। मतलब ये चुनाव आयोग अब भी नहीं मान रहा है, कह रहा है कि
इस बात से पुष्टि नहीं होती है। आंकड़े तो है वहां बने। एक मिनट में इसको हटाकर बात करता हूं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि ठीक है ईवीएम तो बने, बीईएल में और दूसरे संस्थान में, 2 संस्थानों में बनते हैं। इन दोनों जगहों ईवीएम तो बने, दोनों जगह 9 लाख से ज्यादा आंकड़े हैं, 19 लाख से ज्यादा, लेकिन वो वहां से दिखा दिए गए कि चुनाव आयोग तक पहुंचे और इनको मिला भी नहीं चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग फिर भी कहता है कि इस बात से ये पता नहीं चलता है कि ये चोरी हो गए। अरे आपके यहां से चोरी नहीं हुए, ये बात तो मान सकते हैं, आप कहिए कि मेरे पास से चोरी नहीं हुए, लेकिन प्रोडक्शन हो गया ईवीएम का। प्रोडक्शन तो चुनाव आयोग के लिए हुआ ना, किसी और के लिए तो हुआ नहीं। तो प्रोडक्शन हो गया, वहां से चल दिया, वितरित हो गया और वो ईवीएम आप तक पहुंचा नहीं और आप कहते हैं चोरी नहीं हुआ। चुनाव आयोग का तर्क की तो बलिहारी है। माने 20 लाख ईवीएम गायब है, अब बोलिए चोरी है मत बोलिए, बस इसी यही कह रहा है। अरे चलिए चोरी है हम नहीं बोलते, गायब हुए बोलते हैं, लेकिन गायब हुए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। ऐसे इस तरीके से ये विषय जो है बहुत बड़ा हो गया है, जनता इन्वॉल्व हो गई है, अब अपने मताधिकार पर के प्रति जागरूक है, लोकतंत्र के प्रति एक नागरिक का कर्तव्य जो है वो कर्तव्य कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम जो है उसका अपहरण हो रहा है, इसके लिए जनता जागरूक है। अब ये रास्ता ही एकमात्र यही रह गया है कि संघर्ष का रास्ता, आवाज उठाने का रास्ता, ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना। ईवीएम से हमें नहीं चाहिए चुनाव। बांग्लादेश भी जब ईवीएम से चुनाव को रोक रहा है, मना कर रहा है, तो हमारा विश्वास ईवीएम पर कैसे कायम रह सकता है। हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करते, हमारा विश्वास उठ चुका है। वीवीपैट 37% रॉन्ग निकले हैं। 2019 का आम चुनाव भी हमको उस पर भी संदेह हो रहा है। आगे भी जो 2024 में चुनाव होगा, इस ईवीएम और वीवीपैट पर हमें भरोसा नहीं है। इसमें पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी कहा है कि थोड़े बहुत अगर संख्या होती वीवीपैट के डिफेक्टिव होने की तो बात मानी जा सकती थी। 6.5 लाख वीवीपैट अगर डिफेक्टिव है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। तो इसी नोट पर हम आपके सामने इस बात को छोड़ जाते हैं कि ईवीएम पर बोलना जरूरी है और ये आवाज उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी उठा रहे हैं और उदित राज जी ने भी जो पहल की है, मुझे भी निमंत्रण मिला है, मैं भी उसमें शामिल होने जा रहा हूं और ये लड़ाई जो ईवीएम की है इसको लड़नी पड़ेगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।